दोस्तों जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। आज हम जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का जैसा कि आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी का कंपोनेंट किया था और आज हम फिजिक्स का कंपोनेंट करेंगे जेकेएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर आप पूछें तो प्रीवियस ईयर कौन सा ये अब आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो यार, असल में ये जो प्रीवियस ईयर है ये आपका बेसिकली ये फॉरेस्टर का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर आपका जनरल टीचर का है। ठीक है, अब जनरल टीचर का यहाँ पे डिस्कस करने का क्या फन बनता है, आप जरूर आपके मन में ये सवाल होगा। देखो यार, असल में जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था जनरल टीचर का, उसमें उसका सिलेबस भी जेके एसएसबी फॉरेस्टर की तरह सिमिलर था, क्योंकि उसमें भी लिखा हुआ था कि बेसिक साइंस होगी आपकी 11th और 12th की। तो यहाँ पे आज हम फिजिक्स का कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं बगैर किसी फर्दर डिले के। सीधा हम यहाँ पे जंप करते हैं अपनी क्लास की तरफ। और देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और इसके साथ में ही दोस्तों आप हमारे यूट्यूब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। So the question is the elastic energy stored per unit volume of the material when its Young's modulus is subjected to the stress is। देखो, पहली बात तो ये कि आपको पैनिक नहीं करना है यार। ये जो लेवल है क्वेश्चन का, ये लेवल टफ है, मतलब ये टफ लेवल के क्वेश्चंस है। इतना ज्यादा टफ जेकेएसएसबी फॉरेस्टर में नहीं पूछेगा। हालांकि अगर आप देखें तो हालांकि अगर आप एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं इसमें, अब ऐसा पेपर ये टफ इतना ज्यादा क्यों नहीं आएगा, थोड़ा इजी क्यों आएगा फॉरेस्टर में, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले आप ये समझो, द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल। एक मटेरियल के अंदर ये मान लो ये आपका एक स्प्रिंग है, इसके अंदर जो इलास्टिक एनर्जी है, क्या है, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल व्हेन इट्स यंग इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस। अब मतलब बोल रहा है कि यंग्स मॉडुलस आपने पढ़ा होगा, यंग्स मॉडुलस, इसके यंग्स मॉडुलस पे अगर स्ट्रेस डाल दी जाती है तो इसका जो इलास्टिक एनर्जी स्टोर रहती है वो किसके बराबर होती है। तो सबसे पहले भाई ये तो आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज तो आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल व्हेन इट्स यंग मॉडुलस। अब स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी यहां पे मैं लिखता हूं, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है आपका, वो होता है आपका 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सॉरी, हाँ, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, बोलता है कि स्ट्रेन किसके बराबर है, स्ट्रेन पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब बोलता है कि गिवन स्ट्रेन किसके बराबर है आपका, आपके पास आपका गिवन स्ट्रेन कितना है, तो गिवन स्ट्रेन आपका आ गया, गिवन स्ट्रेन आपका आ जाता है S/Y गिवन स्ट्रेन इज इक्वल टू S/Y इज इक्वल टू, ये हो जाता है आपका इसकी वैल्यू। ठीक है, स्ट्रेन, ये स्ट्रेन की वैल्यू हो जाती है, स्ट्रेन की वैल्यू S/Y। अब इसको हम इसमें स्ट्रेन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इसको हम स्ट्रेन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब पहले वाले में आ गया 1/2 इंटू, ये आ गया स्ट्रेस की वैल्यू, और स्ट्रेन क्या आ गया आपका, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो ये बनेगा S²/2, क्या बनेगा आपका, S²/2y। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या है। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको क्या कहा था कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके बराबर होता है आपका,
ये होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू आपका प्रेशर के बराबर इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो लाइकवाइज हमारा जो स्ट्रेस होता है वही हमारा जो है वो होता है यहाँ पे। अब देखो शेयर स्ट्रेस किसके बराबर आएगा? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन किसके बराबर आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन एल। तो ये हो जाएगा आपका इसके बराबर। तो एफ एल, तो ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका m-1 l -1 t -2। फोर्स का यहाँ पे देखो, फोर्स का दोस्तों यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट ओवर हियर। तो फोर्स का यहाँ पे क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? मैं जरा यहाँ पे एक बार एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं, सो दैट देखो फोर्स, देखो यार मैं यहाँ पे एक बार ब्लैंक पेज यूज करता हूँ ताकि क्लियरली आपको जो है यहाँ पे पता चले और नजर आए, क्योंकि इट इज लाइक बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस पेपर में, इस वजह से जो है वो मुझे वहां पे थोड़ी दिक्कत आ रही लिखने में। तो देखो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है m1l1t-2। अब मैंने अभी कौन सा बताया आपको? कौन सा हम कर रहे थे? हम कर रहे थे फोर्स अपॉन एरिया। तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये हो जाएगा m l -1t-2। ठीक है, तो m1 l -1t-2 याद रखिएगा। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद नाउ द क्वेश्चन 63 इज व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द साइक्लिस्ट शुड बेंड टू अवॉइड स्किडिंग इन ड्यूरिंग ए टर्न। देखो यार, एंगल क्या होगा जब एक साइक्लिस्ट जब बेंड कर रहा होगा किसी मोड़ पे, तो एक एंगल क्या होना चाहिए? ठीक है, साइक्लिस्ट का एक एंगल जो है वो क्या होना चाहिए? तो उस टाइम पे देखो, इसके लिए बोलता है कि साइक्लिस्ट बेंड करता है कौन से एंगल पे? थीटा पे। ठीक है, जब भी वो बेंड करता है, क्योंकि उसको सेंट्रिपिटल फोर्स को जो है वो बैलेंस करना होता है। ठीक है, अब सेंट्रिपिटल फोर्स तो भाई आपको क्या होती है? सेंट्रिपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कंपलसरी होती है एक मोड़ पे, एक कर्व पे आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कराने के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स लगती है। ठीक है, तो अब देखो, अब मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स अगर खत्म हो जाती है तो स्किड हो जाते हैं और गिरने का खतरा रहता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स को मेंटेन करने के लिए जो साइक्लिस्ट है वो ऑब्वियसली वो कुछ एंगल पे जो है वो चलेगा। तो उसके लिए मेरे पास एक जो वैल्यू होती है वो होती है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। तो इसको हम क्या लिखते हैं? देखो v का मतलब क्या होता है? आपका वेलोसिटी होता है। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ द टर्न। ठीक है, जो मोड़ पे वो है अभी साइक्लिस्ट। और जी आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी, लेकिन मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा को मैं यहीं रखूंगा तो tan को मैं उधर ले जाऊंगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपान आर जी। तो ये रहा आपका
tan theta is equal to tan inverse of v square upon rg. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, question number 64 is the wheel the wheel of a toy car rotates about axis and slows down from 200 rps to 100 rps in 2 seconds। ठीक है, द व्हील ऑफ ए टॉय कार रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। देखो टॉय कार का जो व्हील है वो रोटेट करता है एक्सिस के ऊपर, स्लोज डाउन फ्रॉम 200 आरपीएस टू 100 आरपीएस। इसका एंगुलर रिटार्डेशन क्या होता है? देखो यार, एंगुलर रिटार्डेशन अल्फा का जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी के बराबर। ठीक है, अब इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई एफ की वैल्यू जो है वो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 पाई एफ की वैल्यू होती है मेरी ओमेगा की वैल्यू। अब देखो डेल्टा ओमेगा अपान ये, अब क्योंकि मेरे पास 2 a इंटू 200 अपान 2 ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 200 a। ठीक है, 200 सॉरी a नहीं है, ये पाई रेडियन है, माफ कीजिएगा, 200 पाई रेडियन। तो ये आएगा मेरा यहाँ पे रेडियन का स्क्वायर माइनस 2, 200 पाई रेडियन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस किसके बराबर होती है? ठीक है, तो देखो यार, बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो असल में अगर हम बात करें ससेप्टिबिलिटी की, तो यहाँ पे मैं ओपन में यहाँ पे लिखता हूँ डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। पहले हम ये चीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स को आपको पता है कि भाई क्लासिफाई किया जाता है डायमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर ससेप्टिबिलिटीज। ठीक है, अब बोलता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे कि हमारी एग्जांपल अगर हम लें तो बिस्मथ होता है। ठीक है, बिस्मथ क्या करता है? जब आप उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब आप उसको मतलब डालते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है? पार्टली एक्सपेल करता है। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड से। तो उसमें क्या होता है कि इफ शेप लाइक रॉड लाइन अप एंगल्स टू अ नॉन मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बाद बोलता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट स्मॉल नेगेटिव, कांस्टेंट स्मॉल नेगेटिव, कांस्टेंट स्मॉल नेगेटिव, यहाँ पे देखिए स्मॉल बट नेगेटिव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एन आइडियल इंजन ऑपरेट करता है 600 से लेकर 900 के बीच में, टेम्परेचर के बीच में। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन क्या होगी? एफिशिएंसी होगी, देखो एफिशिएंसी का फार्मूला मेरा किसके बराबर है? 1 माइनस टी सी अपॉन T4। ठीक है, तो ये होता है मेरा आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रेजरवायर, और T4 मेरा किसके बराबर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजरवायर। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। अब देखो टेम्परेचर दो दिए हैं मेरे, तो विच इज इक्वल टू टू टेम्परेचर्स। अब ऑब्वियसली एक हॉट वाला होगा, एक हॉट वाला होगा और एक कोल्ड वाला होगा। तो मैं 1 माइनस
600 upon 900 is equal to 1 minus 2 upon 3 which is equal to 1 upon 3। तो ये मेरा 33.33 अप्रोक्सीमेटली के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोलता है कि फ्रीक्वेंसी बीट क्या होगी, पल्स रेट एक आदमी का अगर 100 बीट्स पर मिनट होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो यार, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारा किसके बराबर होता है, बीट्स, टोटल नंबर ऑफ बीट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम में। तो ये हो जाएगा हमारा 120 बीट्स के बारे में बात की जाए और कितने 1 मिनट, तो 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 6 2 जार, तो ये हो जाएगा मेरा 2 हर्ट्ज। तो 2 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट इज योर what will be the velocity after 6 second if a 0.2 kg object is rest to the, देखो ये फोर्स है आपका, ये आपका टाइम है और ये आपकी ऑब्जेक्ट का वेट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फोर्स क्या होगी। देखो यार, फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास किसके बाद है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, dp अपॉन dt होता है। अब अगर हम डेल्टा p को लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं एफ डी टी, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी। तो अब देखो पी एफ माइनस जीरो विच इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.3 आयोटा प्लस सॉरी आई माइनस 0.4 जे न्यूटन इनटू 6 kg। टाइम क्या है, 6 kg। ओके, ये रहा आपका टाइम 6 kg। हाँ, वेट आ गया 6 kg। तो ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर, ये हो जाएगा मेरा 9i माइनस 3j के बराबर, ठीक है। तो 9i माइनस, सॉरी माफ कीजिएगा 12j। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन फर्मी किसके बराबर होता है। देखो यार, वन फर्मी की वैल्यू क्या होती है, वन फर्मी इज इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस 15 मीटर होती है। यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब थोड़ी और बताता हूँ, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10 रेज पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, आपका 10 रेज पावर माइनस 1 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर कितने, अब मीटर तो भाई 10 रेज पावर, तो ये आ गया इसके बाद ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, बता रहा है कि भाई ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज सिंगल लाइफ हैज हाफ लाइफ, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ है जिसका पीरियड कितना है 800 ईयर्स है, कितना है 800 ईयर्स है। अब ये बता रहा है कि भाई 2400 साल के बाद 2400 ईयर्स के बाद क्या होगा, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कितना रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो यार, असल में नंबर ऑफ हाफ लाइव्स किसके बराबर होता है आपका, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स किसके बराबर होता है आपका, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स किसके बराबर होता है आपका, n अपान n नॉट होता है, विच इज इक्वल टू, अब n अपान n नॉट, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, 2400 अपान 800। तो ये हो जाएगा 3,000, तो ये हो जाएगा 3, मेरा यहाँ पे आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। लेकिन n अपान n नॉट बताया ना, तो n मेरा 1 है और 3 आ गया, ये तो 2 आ गया हाफ लाइफ, तो ये आ गया मेरा पावर, इसकी पावर में 3, तो 1 अपान 8 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज इंड्यूस्ड, सॉरी अभी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है 200 टर्न्स एक क्रॉस सेक्शन एरिया का, तो जिसका एरिया इतना है और बोलता है कि कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है इतने से इतने, तो एट यूनिफॉर्म रेट ओवर दिस, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 640 V, ठीक है। इट नीड्स माइनस एन डी फाइव अपान डी टी, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट लास्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन एटम
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ZUI अपॉन ZL, तो विच इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द MCQs फॉर फिजिक्स सेक्शन। अगर आप चाहें तो आपकी डिमांड पे हम फॉरेस्टर के लिए और ऐसे MCQ और प्रैक्टिस सेशन लाएंगे। बाकी आप हमारी ऐप डाउनलोड करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अभी के लिए